आप सभी का स्वागत है वसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी काफ़ी दिनों से आप लोगों का डिमांड लगातार आ रहा था कि इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग के लिए भी क्लासेज स्टार्ट कर दिया जाए बीटीएससी जेई के लिए। सिलेबस का आई होप कि आप लोगों ने वीडियोस देख लिया होगा भी और अब आप लोग वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लासेज के लिए। लगातार कमेंट भी आ रहा था उस पर, हमने क्योंकि प्रॉमिस किया था कि जब ज़्यादा कमेंट आएगा तभी ये क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्लासेज लगातार चल रहा है। वन शॉट जो सीरीज है वो ख़त्म हो चुका है, वन लाइनर सीरीज अभी चल रहा है, उसके बाद फिर पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका भी यहाँ पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी क्लासेज स्टार्ट हो रही है आज से। आप लोग का सपोर्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ये क्लासेज कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, लाइक शेयर करते चलें, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें इसको। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के जो प्रॉपर वीडियोज हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो उसमें एक टॉपिक था आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सर्किट। ठीक है, उसमें भी कई सारे अलग अलग सब टॉपिक था। तो उसमें भी हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके बीटीएससी जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या अदर जेई एई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ स्टेट करता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, द करंट जो फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो, और थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, अब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वोल्ट का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वोल्ट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए इस रंग से हम लोग लिखते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस साथ ही साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी जो है वो इसका भी होता है, किसका? रेजिस्टेंस का, आर का। ठीक है, अब ये दोनों को जब कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करने के बाद एक फॉर्मूला मिलता है, वो भी इजकल टू आई आर। क्लास 10th में आपने यहाँ तक पढ़ रखा है, भी इजकल टू आई आर, ये फॉर्मूला है। जहाँ वी क्या है? वी आपका वोल्टेज है, वी आपका वोल्टेज है, जिसका यूनिट क्या होगा? वी होगा, और भी से इंडिकेट भी इसको करते हैं। और अगला है करंट, जिसको आई से कहते इंडिकेट करेंगे, और इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं उसको। ठीक है, यूनिट का। अगला है रेजिस्टेंस, जिसको ओम से इंडिकेट करेंगे, ओम इसका यूनिट भी ओम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल फार्मूला, सॉरी अगला टॉपिक जो है हमारा मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। मैथमेटिकल फार्मूला जो अभी हमें मिला, क्या मिला? भी इजकल टू आई आर मिला। इन द केस अगर आपको आई का वैल्यू निकालना है तो आई इजकल टू क्या करेंगे? भी अपॉन आर निकालेंगे। इन द केस अगर आपको आर का ही वैल्यू निकालना है तो आर के लिए क्या करेंगे आप? आर के लिए क्या करेंगे? तो भी अपॉन आई करेंगे। तो ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक है कि यूनिट एंड एसआई सिस्टम। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हमने पहले ही बता दिया कि वोल्टेज को वी से इंडिकेट करते हैं, और इसका यूनिट भी वोल्ट होता है, जिसको वी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और करंट जिसको आई से इंडिकेट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर होता है, कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। रेजिस्टेंस आर है, जिसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा, और ओम के लिए इस रंग के सिंबल बनाते हैं हम लोग। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी देख लीजिए कि आपको कैसे याद रहेगा। एक ट्रायंगुलर रूल होता है, जिसमें ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, जो यहाँ पास आपको दिख भी रहा होगा, भी अपॉन आई आर। ठीक है, अगर हमको यही भी निकालना है तो भी इजकल टू आई आर, भी इजकल टू आई मल्टीप्लाई आर। लेकिन आई निकालना है तो भी अपॉन आर। इसको याद रखिएगा तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, भी आई निकालना है तो भी अपॉन आर हो जाएगा, और आर निकालना है तो भी अपॉन आई हो जाएगा, इस तरीके से। अब है अगला टॉपिक जो है हमको समझना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग देखेंगे जो भी आई करेक्टिस्ट होता है ओमिक कंडक्टर का, उस पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनेगा आपका वोल्टेज जो रखेंगे इस रंग से, वोल्टेज जो रखेंगे वी जो रखेंगे वो बाई एक्सिस पे, इस पे रखेंगे, ये बाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे? आई रखेंगे, करंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा
वो उसका स्लोप कहलाएगा। और ये जो वैल्यू देगा किसका देगा, रेजिस्टेंस का देगा। स्लोप जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यही आर इजकल टू निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1 फ्रैक्शन में आर इजकल टू क्या होगा, भी अपॉन आई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। इसके बाद है एप्लीकेशंस, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। पहला ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है कि जब करंट आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर हो जाता है। तो पहला तो ये है कि जब करंट का वैल्यू निकालना है तो उसमें इसका यूज है। अगला है कि वोल्टेज ड्रॉप जो निकालना है, वोल्टेज का निकालना है तो V इक्वल टू आई आर, वहाँ से भी निकलेगा। रेजिस्टेंस निकालना है तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है कि R इक्वल टू V अपॉन आई होगा, ठीक है। इसका यूज के बारे में समझे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। यूज के बारे में समझे तो इसका ट्रांसमिशन जो लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स में इसका यूज होता है। डोमेस्टिक जो वायरिंग्स होता है उसमें भी इसका यूज है, ठीक है। जब आगे हम लोग सर्किट के बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे AC एंड DC सर्किट के बारे में, तो वहाँ पास इसके बारे में और भी डिटेल में शेयर करेंगे डोमेस्टिक वायरिंग को, ठीक है। अगला है सर्किट एनालिसिस करने के लिए भी ये ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है और इसका यूज यहाँ पास भी करते हैं सर्किट को एनालाइज करने के लिए। अगला है कि टू फाइंड रेजिस्टेंस, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। इसका रेजिस्टेंस का यूज कहाँ पर करेंगे, तो टेस्टिंग कंपोनेंट के लिए, डिजाइनिंग सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे जब रेजिस्टेंस निकालना होगा। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग पावर का फॉर्मूला भी जनरेट करते हैं, पावर का भी निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका, इलेक्ट्रिक पावर का भी वैल्यू मिल सकता है। इसके लिए फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। P क्या है वेयर, P क्या है, पावर है। V क्या है आपका, वोल्टेज है ना। आई क्या है आपका, करंट है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, P इक्वल टू VI, ठीक है। अगला सब्स्टिट्यूट की बात करें, सब्स्टिट्यूट ओम्स लॉ का, तो इसके लिए फॉर्मूला भी है। P का एक और फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है, R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, और ये P क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पावर है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट ओम्स लॉ होगा। अगला है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका, तो इसमें देखिए पहला तो है डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर के लिए, फॉल्ट एनालिसिस करना है, फॉल्ट का एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि लोड कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए भी, फिर आपका बैटरी एंड पावर सप्लाई डिजाइन करना है तो उसके लिए भी इसका एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज है, और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए भी इसका यूज है, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे इसका कुछ लिमिटेशन, कहाँ तक ओम्स लॉ काम कर सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन, ओम्स लॉ कब अप्लाई नहीं होगा, जब टेम्परेचर में चेंजेज करेगा, वैरी करेगा, जब टेम्परेचर आपका वैरी करेगा देन उस केस में, क्योंकि ओम्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमने सुना था, समझा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब। लेकिन यहाँ पास जब अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर वैरी करना शुरू हो जाएगा तो देन उस केस में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरा है फिजिकल कंडीशन जब चेंज हो जाएगा देन उस केस में भी नॉन ओमिक जो डिवाइस होगा उसमें भी ये अप्लाई नहीं होगा। और देखिए कुछ डिवाइस के नाम हम लोग समझते हैं जहाँ पर ओम्स लॉ फेल होता है, वो है आपका डायोड, दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा है थ्रिस्टर, थर्मिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कुछ डिवाइस है जहाँ पास ओम्स लॉ फेल होता है। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ देखें तो ये आपका है डिवाइस नॉन लीनियर होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। अगला है कंडीशन ऑफ फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक तो देखा कि जहाँ पास ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन कहाँ पर अप्लाई होगा ये समझ लीजिए। ओम्स लॉ तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब, जब यूनिफॉर्म कंडक्टर होगा तब, जब कांस्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज होगा तब, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तब, देन उस केस में ओम्स लॉ एप्लीकेशन हो पाएगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे और आज का यहाँ पास ये इसका जो बेसिक है आपका उसको ओम्स लॉ एंड एप्लीकेशन का ख़त्म करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जांपल में है, पहला है कि एक क्वेश्चन है कि एक रजिस्टर दिया हुआ है 10 ओम का है, वो कनेक्ट किया गया है और 20 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, तो आपको करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। V इक्वल टू आई आ रहा है और उसी में कभी उसको रेसिप्रोकल में ले जाना है, कभी उसको ले जाना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा,
हाई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 10, और 10 से जब 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2a। 2a क्या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2a जो है आपका एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो 2 एम्पियर यहाँ पास हो जाएगा। ये बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। कैसा लगा आज का ये क्लास, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई डाउट्स हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी ज़रूर देखना शुरू कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिए अपने सभी कॉलेज ग्रुप में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उस ग्रुप में भी शेयर करिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को। आज से शुरुआत हो रहा है, तो आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उसी हिसाब से आगे की क्लासेस चलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।